नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी सभी चिंताओं को दूर करने के लिए स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के तौर पर अक्षय ऊर्जा पर बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लेकिन कोयला भारत के विकास संबंधी जरूरतों के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं का अभिन्न हिस्सा बना रहेगा। ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री पर अपनी द्विवार्षिक जो रिपोर्ट है उसमें इसका जिक्र किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कैसे भारत जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई कर रहा है और विकसित देशों के मुकाबले जो दूसरी अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके हिस्से से भी वहां पर कम है प्रति व्यक्ति कोयले की खपत। और भारत की जलवायु कार्रवाई का विवरण महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पर उत्सर्जन का लक्ष्य शून्य करने को लेकर और कमी को लेकर लगातार दबाव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेरिस समझौते के तहत भारत ने जलवायु कार्रवाई के हिस्से के तौर पर कुछ बड़ा काम नहीं किया। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित सोर्स से 40% इलेक्ट्रिक पावर स्थापित क्षमता के लक्ष्य और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली के उत्पादन का हिस्सा नवंबर 2020 में 38 से अधिक हो चुका है। 2015-16 में भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जिसे बाद में 2030 तक 450 गीगावाट तक बढ़ाया गया। और इसके साथ साथ भारत ने कई अहम प्रयास भी किए हैं। तो समझेंगे आज अपने कार्यक्रम में कि भारत की ऊर्जा ज़रूरतों में जो कोयला है वो कहाँ पर और किस तरीके से नज़र आता है, और जब भारत ने जो यूएन में बात कही है एक रिपोर्ट के जरिए उसके मायने क्या हैं, और साथ ही साथ अगर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और सोर्सेस की बात करें वहां पर किस तरीके से साथ ही साथ भारत ने तरक्की की है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। दिलीप सिन्हा सर हैं, पूर्व राजदूत, और शिरीष एस करुण साहब हैं, सीनियर फेलो हैं टेरी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत दिलीप सर आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर हम जो ऊर्जा नीतियाँ हैं और ख़ास तौर पर पेरिस समझौते के बाद दुनिया भर के अलग अलग देशों ने एक लक्ष्य तय किया, अलग अलग दिशा में अलग अलग रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ किया है कि ऊर्जा ज़रूरतें और ऊर्जा नीति में कोयला एक अहम हिस्सा रहेगा। इसे कैसे देखते हैं आप? पेरिस समझौते की एक बड़ी विशेषता ये रही है कि पेरिस समझौते में प्रत्येक देश अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करता है और अपना जो पाथवे है वो भी निर्धारित करता है, और उस पर जो कार्यान्वयन पर जो रिपोर्ट होता है वो प्रत्येक 2 वर्षों पर UNFCCC को पेश करता है। तो भारत ने अभी पिछले महीने ही अपना तीसरा द्विवर्षीय रिपोर्ट दिया है, और उसमें ये बताया है कि कोयला भारत की ऊर्जा नीति का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना रहेगा। उसका एक बहुत कारण सीधा सा ये है कि कोयला ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है जो भारत में उपलब्ध है। इस वक्त भारत में तेल कोई विशेष संख्या मात्रा में उपलब्ध नहीं है, और जो अन्य स्रोत हैं गैस वगैरह वो भी कम मात्रा में उपलब्ध हैं। कोयला ही एकमात्र स्रोत है जो कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए भारत को इस पर अपनी निर्भरता कम करते हुए भी इस पर निर्भरता बनाए रखनी होगी, क्योंकि उसके अलावा जो बाकी स्रोत हैं ऊर्जा के वो नए स्रोत हैं, उनमें अभी भी रिसर्च होना बाकी है। कोयला भी महत्वपूर्ण है, और कोयले पर जो हमारी निर्भरता है वो 55% थी आज से 15 साल पहले। हमारा विकास दोनों क्षेत्रों में हो रहा है, जैसा कि आपने कहा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में भी, और ये जो कार्बन बेस्ड या जो स्रोत हैं कोयला तेल वैसे उन पर भी। लेकिन दिलीप सर, जिस तरीके से दुनिया के जो विकसित देश हैं और जो ख़ास तौर पर दबाव डालते हैं कि आप जो फॉसिल फ्यूल है या इस तरीके से जो कार्बन एमिशन जिनमें ज़्यादा है उनसे हटने की कोशिश करें, और दूसरी तरफ हम बात करें भारत जैसे देश जो विकासशील देश हैं और जहां पर स्वयं मैं कहूं कि जो भारत की ज़मीन है वहां पर कोयले की जो प्रचुरता है और उस पर जो फोकस है, क्योंकि इंपोर्ट का ख़तरा एक बहुत बड़ा जो बर्डन बनता है फाइनेंशियल तौर पर। ऐसे में ऊर्जा नीति में इसकी हिस्सेदारी कितनी और किस तरीके से होनी चाहिए, और जो मौजूदा इस वक्त स्तर है वो आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है, और साथ साथ जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ? निश्चित रूप से हमें यदि आत्मनिर्भर होना है ऊर्जा के मामले में, तो हमें कोयले पर एम्फोसिस देना ही होगा। वैसे कोयले की जो टेक्नोलॉजी है उसका भी हमें विकास करना होगा, क्योंकि कोयला सभी मानते हैं कि
उससे उत्सर्जन ज्यादा होता है, प्रदूषण भी होता है। तो कोयले की जो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी है उस पे हमें विकास करना होगा, ताकि हम अपने जो कोयला के जो फैक्ट जो सेंटर्स हैं, जहां जहां बिजली का उत्पादन होता है, उनसे उत्सर्जन कम हो सके, प्रदूषण कम हो सके, और हम विश्व के अन्य देशों को भी अपनी टेक्नोलॉजी दे सकें, क्योंकि हमें इसमें दोनों में आगे रहना है। अपना प्रदूषण कम करना है, उत्सर्जन कम करना है, और साथ साथ ऊर्जा के मामले में भारत को एक अग्रणी देश बनाना है, जो दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन कर सके और अपनी डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को भी दे सके। तो अपना प्रदूषण कम करते हुए भी अपने आत्मनिर्भरता के लिए हमें कोयले पर अपनी निर्भरता बनाए रखनी होगी। कोशिश ये होगा कि जो 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 बढ़त हो रही है, जो बढ़ोतरी हो रही है, वो रिन्यूएबल सोर्सेज में हो, और कोयले पर जो हमारी जो अभी निर्भरता है 55% के लगभग, वो बराबर उतनी ही बनी रहे, वो बढ़े नहीं। जी शिरीष जी, ये अगर कोयला और साफ कर दिया है जो इस रिपोर्ट के जरिए भारत ने कि जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं और जो ऊर्जा नीति है भविष्य में आगे भी, उसमें कोयला एक अहम हिस्सा है और आगे भी रहने वाला है। अब सवाल ये है कि तमाम देश जो विकसित देश हैं और जिनके पास मैं कहूँ कि ऑयल पूल बहुत बड़े बड़े हैं और जिनकी निर्भरता कोयले जैसे फ्यूल पर या उस पर बहुत कम नज़र आती है, वो इसके खिलाफ खड़े होते हैं और घेरने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कैसे देखते हैं भारत की इस ऊर्जा नीति को और उसमें कोयले की निर्भरता को आप? जैसे कि अभी सिन्हा साहब ने बताया, कोयला हमारा एक इंडिजीनियस सोर्स है एनर्जी का, और दूसरा हमारे यहाँ कोयले के क्षेत्र में काफी लागत हो चुकी है ऑलरेडी। कोल इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट है वो करीबन 2.5 लाख के ऊपर लोगों का है। उसके साथ साथ हमारा पावर सेक्टर में 61% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कोयले के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की है, जो जिसमें से ऑलमोस्ट 100 गीगावाट, जो 50% है, 100 गीगावाट कोयले के 50%, वो लास्ट 10 साल में लगी हुई है। तो उसकी लाइफ और 10-25 साल तक तो ऑलरेडी है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कोयले को पूरी तरह बंद करना मुश्किल है, तो वो हमारे डेवलपमेंट का पार्ट रहेगा। पर ये चीज होगी कि आगे जाके जो डेवलपमेंट होगी वो रिन्यूएबल फोकस्ड रहेगी, वो नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल फोकस्ड रहेगी। उसमें सोलर आएगी, विंड आएगा, बायोफ्यूल्स आएंगे, और ये सब स्रोत जो है वो यूज होते रहे। लेकिन जो दिलीप सर कह रहे थे, क्योंकि 55% के आसपास जो निर्भरता है वो लगातार हमें नज़र आ रही है, और क्योंकि इंडिजिनस है और इसका एक बहुत बड़ा, जो मैं कहूँ कि रेवेन्यू के नज़रिए से अगर देखा जाए, अगर हम इसकी जगह वैकल्पिक सोर्सेज पर जाते हैं और उस पर खर्च करते हैं और इतनी निर्भरता जो हमारी कोल पर है उसको हम चेंज भी करना चाहें, तब भी शायद फाइनेंशियली वो वाइबल नहीं होगा। और ऐसे में नई तकनीक के सहारे, जिसका जिक्र दिलीप सर कर रहे थे कि वो एक बेटर वे हो सकता है। देखिए, अभी अगर आप सोलार की बात करेंगे तो सोलार पावर प्लांट से जो बिजली उत्पन्न होती है उसका उत्पादन खर्च नया कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से कम आ रहा है। तो उतनी रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंशियल वायबिलिटी तो बन चुकी है, पर कोयले में जो लगी हुई ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, वो इन्वेस्टमेंट हम सडनली निकाल नहीं सकते। दूसरी चीज ये है कि कोयले का यूज करते हुए भी हमने टेरी ने अभी हाल ही में नेट जीरो बाय 2050 के ऊपर एक मॉडलिंग एक्सरसाइज करके एक रिपोर्ट निकाली है। तो हमारा मानना ये है कि कोयले का यूज के साथ साथ जैसे एनटीपीसी और कुछ पावर जनरेटिंग कंपनीज उसके ऊपर काम भी कर रही है। कोयले से जो एमिशन होती है वो एमिशन कम करने के लिए कार्बन कैप्चर, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन, ये टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम काम करना शुरू करना चाहिए, और जिसके लिए हमें
नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी और वो हमें विकसित देशों से मिलनी चाहिए। नहीं, मेरा ये सर सवाल एक थोड़ा सा, क्या भारत की जो निर्भरता कोल पर है, और अगर हम दुनिया के जो विकसित देश हैं उनके एजेंडे को और उनकी इस वक्त जो चिंताएं हैं उनको देखें, तो क्या ये मुमकिन है कि हम स्विच ओवर कर सकते हैं किसी दूसरे हमारे जो ऑप्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं? हमारे मॉडलिंग के हिसाब से हम स्विच ओवर कर सकते हैं, पर उसके लिए टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नई तकनीकों में काफी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो और हाइड्रोजन इकोनॉमी एक और उसमें अहम हिस्सा होगा। तकरीबन 13% हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होना चाहिए और बायोफ्यूल्स पे काफी काम होना चाहिए। तो theoretically, technologically it is possible, पर प्रैक्टिकली इकोनॉमिकली देखें तो वो काफी मुश्किल काम है। ओके, दिलीप सर, अगर हम दुनिया के कुछ जो चुनिंदा देश हैं जो कि कार्बन उत्सर्जन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं जाहिर करते हैं, हालांकि ये उनके लेवल पर उस तरह के प्रयास नहीं है जो कि गोल सेट किए गए थे पेरिस समझौते के तहत, लेकिन भारत में अगर हम कोयले के विकल्प को देखें और समझें, किस तरीके से ये वाइबल नज़र आता है अगर हम विकल्पों की ओर बढ़ना चाहते हैं, या हमारी निर्भरता और जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है वो हमें सहूलियत देता है कि हम इसी में ज़्यादा नई तकनीक, नई खोज के साथ आगे बढ़ें? देखिए, एक बात है कि जो आप बात कर रहे थे कि दुनिया के अन्य देश भारत पर जो दबाव डालते हैं, हमें उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि हमारा जो प्रति व्यक्ति खपत है कोयले का वो अभी भी बहुत कम है। चीन से कम है, अमेरिका से कम है, ऑस्ट्रेलिया से कम है। इसलिए हमें कोई इसमें कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है कि हम कोई क्षमा याचना करें उनसे जाकर कि हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमसे ज्यादा कर रहे हैं। हमें यदि कोयले का इस्तेमाल कम करना है तो वो अपनी भलाई के लिए करना है, क्योंकि कोयले से हमें मालूम है कि प्रदूषण बढ़ता है और ये प्रदूषण रोकने के हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। यदि हमें टेक्नोलॉजी बाहर से मिल सके तो हमें बाहर से लेनी चाहिए, नहीं मिल पा रही है तो हमें खुद विकसित करना होगा। तो ये हम अपनी भलाई के लिए करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे शहर हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं और विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से हमारे का हिस्सा उनका शुमार होता है। और साथ साथ हमें जो बीमारियां होती हैं लंग्स की, फेफड़ों की, वो हो रही हैं। तो हमें अपनी भलाई के लिए देखना है कि हम कोयले का विकास उतना ही करें जितना कि अत्यंत आवश्यक हो, और जब करें तो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के साथ करें। जो पुराने प्लांट्स हैं उनको उनका नवीकरण करें हम, और जो नए प्लांट लग रहे हैं कम से कम लगें, और जो लगे उनमें नवीनतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। उसके अलावा लेकिन हमें ये बात मान के चलना होगा कि बेस पावर का जहां तक सवाल है, उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनका रोल बहुत कम होता है। बेस पावर में आपको कोयला, ऑयल या न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। न्यूक्लियर पावर में हम पिछड़ गए हैं। न्यूक्लियर पावर में इनफैक्ट पिछले 15 सालों में हमारी जो न्यूक्लियर पावर की जो परमाणु शक्ति की जो हिस्सा था वो 3% से घट करके 2% से कम हो गया है। तो हमें उसमें भी विकास करने की जरूरत है। तो बेस पावर में हमें कोयला और परमाणु इन दोनों पर जोर देना ही पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम तेल के मामले में बिल्कुल पूरी तरह निर्भर हैं आयात पर। हमें वो कम करना होगा। इसलिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी कोयले के लिए भी, और हम ये ध्यान रखें कि हमारा हमारी जो खपत है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़े कि हमारा अपना प्रदूषण बढ़ने लगे। ये ध्यान में रखते हुए हमें अपने जो बेस पावर के जो स्रोत हैं उनको विकसित करना होगा। शिरीष जी, बिल्कुल जैसे दिलीप सर ने कहा, क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं दुनिया के तमाम देशों को जो कि विकसित देश हैं और पर कैपिटा पर जो इंडेक्स है इस वक्त कंजम्पशन का, पर कैपिटा कोल का, ऑस्ट्रेलिया करीब 4.5 नज़र आता है, चाइना 2.7 है, जर्मनी 2.7 है, अमेरिका का भी 1.9 है और भारत 0.7 है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि ज़्यादा चिंता करने की जवाबदेही और जिम्मेदारी भारत पर ही डाली जाती है। तो कितना ये जायज़ और उचित है? और दूसरा, जो दिलीप सर कह रहे थे कि धीरे धीरे जिस तरीके से हमने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पैर पसारे हैं और उसको तेज़ी के साथ हमने अडॉप्ट किया है, वो निर्भरता कम ज़रूर होगी कोल पर, लेकिन वो हिस्सा जो है, जो उसकी डिपेंडेंसी है, वो ख़त्म नहीं हो सकती है। देखिए, पहली चीज़ ये है कि हमें कोल कम करने का जो प्रेशर है, वो जैसे सिन्हा साहब ने बताया कि
उसके ऊपर हमें ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक हमारा वो अहम हिस्सा है और रहेगा। पर ये चीज़ ज़रूर है कि हम हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट का कमिटमेंट है, वो कई देशों से हम आगे हैं और अपनी कमिटमेंट के मुताबिक चल रहे हैं। हमारा जो प्रोग्रेस है, जैसे कि परसेंटेज ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इन टोटल जनरेशन, जो हमें 40% लेना है, वो अभी 38 तक पहुंच चुके हैं। रिन्यूएबल पावर जनरेशन का लक्ष्य हो रहा है। हम कार्बन एमिशन का जो बात है, जो हमारे पोल्यूशन की जो बात है, तो उसको लेके हम अभी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, कार्बन सिंक के लिए हमारा टारगेट है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो कई तरीके से हम लोग इसके ऊपर जुटे हुए हैं कि अगर हम कोयला यूज भी करते हैं तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हम कैसे रिड्यूस करें, जैसे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करें या कोयले की नई तकनीकी का जो इस्तेमाल करके उत्सर्जन कम करें गैसेस का। तो ये हमारा प्रयास चलता रहेगा। और रिन्यूएबल्स का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है और एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर भी हम काफी फोकस कर रहे हैं और नए टेक्नोलॉजी के थ्रू जरिए एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के भी काफी प्रयास चल रहे हैं बीई के थ्रू। तो कई कई तरह से हम इस सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं। और दिलीप सर, ये भी क्या समझना होगा कि हम अगर दुनिया की बात करें उन तमाम देशों की, भले ही ग्रीन पुश को बढ़ावा दिया जा रहा है अलग देशों की ओर से, लेकिन जो विकासशील देश हैं और ख़ास तौर पर जिनकी आबादी ज़्यादा है और जहां पर कोयले का उत्पादन होता है और साथ ही साथ तकनीक के नज़रिए से या फाइनेंस के नज़रिए से वो उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र नहीं आते हैं जो कि विकसित देश हैं, ऐसे में जो बैलेंसिंग फार्मूला है वो सबसे बेटर है। और साथ ही साथ अगर हम जो मदद की बात हो रही थी पेरिस समझौते में कि ऐसे देशों को तकनीक या फाइनेंस मदद की जिनको अगर ज़रूरत होती है, उस तरफ क्या कदम बढ़ानी चाहिए? देखिए, हमारा प्रयास तो रहना ही चाहिए। हम क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में पिछले कितने 30 वर्ष हो गए हैं अब, यही प्रयास करते आए हैं कि विकसित देश जो कि जिम्मेवार हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, वो टेक्नोलॉजी दें, फाइनेंशियल असिस्टेंस दें, लेकिन वो मिल नहीं पाया है अभी तक। बहुत जो $100 बिलियन का जो फंड बनाया गया था, ग्रीन क्लाइमेट फंड, उसमें अभी तक $10 बिलियन ही आए हैं, जबकि पेरिस एग्रीमेंट का पूरा आधार यही था कि $100 बिलियन की सहायता मिलेगी प्रति वर्ष, और उसी वायदे पर पेरिस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया गया था, तो वो मिला नहीं है। अमेरिका की नीति रही है कि टेक्नोलॉजी जो है और फाइनेंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर से मिलता है देशों को, तो जिसे चाहिए वो जाकर प्राइवेट सेक्टर से खरीद ले या फिर असिस्टेंस वहां से जाके लोन रेज करे। तो हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक और परिवर्तन ये हुआ है कि क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन में जो विकसित देश हैं वो कहते हैं जो भी सहायता हम देंगे वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को देंगे, सबसे कम विकसित देश हैं उनको देंगे। भारत जैसे मध्य श्रेणी के देशों को सहायता ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसलिए हमें प्रयास जारी करना चाहिए, लेकिन अपना प्रयास करना चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने की और अपने अंदर से ही कैपिटल रेज करने की, ताकि हम जो निवेश हमारे लिए जरूरी है वो हम निवेश अपने दम पर करें, न कि किसी और देश पर निर्भर रहें इसके लिए। क्योंकि हमें जो प्रयास करना है क्लाइमेट चेंज पे, वो अपनी भलाई के लिए करना है। हमारी जो प्रतिबद्धता है क्लाइमेट चेंज के प्रति, वो हमारी प्रतिबद्धता अपनी संस्कृति, अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण होनी चाहिए, न कि इसलिए कि हम कोई जवाबदेही है हमारी अन्य देशों के प्रति, या जस्ट सिर्फ इसलिए कि हमने पेरिस एग्रीमेंट में ये अपना एनडीसी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। हमें अपने वातावरण का संरक्षण करना है, उसका विकास करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। इसलिए हम अपनी इस ओर आगे बढ़ाएं, और इसलिए भी कि हम यदि नए टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे तो भारत इन नई टेक्नोलॉजी में एक अग्रणी देश बनकर उभरेगा, ताकि हम एक नेतृत्व दे सकें अन्य देशों को। ओके शिरीष सर, आपसे एक आखिरी कमेंट चाहूँगा कि वैकल्पिक ऊर्जा के साथ साथ अगर हम कोयले में जिसका साफ तौर पर जो निर्भरता है उसको हम अगर
आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कार्बन उत्सर्जन की सीमा या फिर जो वैल्यूएशन की बात होती है उसको भी अगर ध्यान में रखा जाए, क्या रास्ता या क्या विकल्प आगे भविष्य के लिए? आगे भविष्य के लिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकल्पिक ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी के नए नए जो एक्सपांशन होने वाली है हमारी इकोनॉमी की वजह से, तो वो रिन्यूएबल में हो जाए। हमारा रिपोर्ट ये दर्शाता है कि अगर 250 तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी तकरीबन 4 गुना हो जाएगी। अभी 380 के करीब है, और वो 4 गुना जो हो जाएगी, तो वो 90% ऑफ दैट शुड कम फ्रॉम रिन्यूएबल। तो हमारा ये रहेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी जो भी हमारे यहाँ लोकली अवेलेबल है, सोलर है, विंड है या बायोमास है, हाइड्रो है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन नए जो एक्सपांशन प्लान होने वाले हैं उसके लिए यूज हो जाए। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों में जो पेट्रोलियम फ्यूल लगता है उसकी वजह बायोफ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो जाए। तो ये दो रास्ते हम अभी फॉलो करने वाले हैं या कर रहे हैं, जैसे कि रिन्यूएबल का टारगेट बढ़े और बायोफ्यूल्स और अदर फ्यूल्स का भी प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी आ जाए। और अगर कोयले से हटना भी चाहें तब भी ये काफ़ी ज़्यादा महंगा विकल्प होगा अगर उसकी निर्भरता के लिहाज से देखें तो? हाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और कोयले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। पर नए प्लांट जो आ रहे हैं वो उसमें कोयले के नए प्लांट आने का उसके साथ साथ हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे बीएचएल जैसे थर्मैक्स जैसे लोग जो कोयले के प्लांट के लिए उत्पाद बनाते हैं, तो उनके लिए भी ये डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। तो ये ट्रांजिशन जो है वो एक साथ नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे ही होना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि भारत की कोयले पर निर्भरता कितनी है और निर्भरता के साथ साथ हमने वैकल्पिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं उस पर किस तरीके से काम किया है, और विश्व मंच पर जो बात होती है कार्बन उत्सर्जन कम करने को लेकर उस दिशा में हमने अपने लक्ष्य को कितना हासिल किया है, और साथ ही साथ भविष्य की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए कोयले पर निर्भरता क्यों जारी रहेगी। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।